कैसे एक बीमार इंसान स्वस्थ हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। खाना हमें तंदुरुस्त कर सकता है और खाना ही हमें बीमार कर सकता है। अगर आप ये समझ जाएं कि खाना क्या है और खाने में क्या चीज़ है जो हम सोचते हैं खाना है और नहीं है, उसको निकाल दें, कोई भी इंसान तंदुरुस्त हो सकता है और कोई भी इंसान बीमार नहीं होगा। ये सबसे पहली चीज़ है जहाँ पे हम गलती करते हैं, बिना भूख के खाना खाना। क्या डाइट को ठीक करके हम सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं? अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप स्वस्थ लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं, आप अपनी बॉडी में से किसी भी बीमारी को खुद भगा सकते हैं। आपने दूध को स्लो पॉइजन क्यों कहा है? देखिए क्या होता है, सीधा नहीं पता लगता। कई बार खाना खाते ही साथ के साथ रिएक्शन आता है, कई बार 3 दिन के बाद आता है और कई चीजें बहुत धीरे धीरे आपके गट के फ्लोरा को मार देती हैं। दूध ऐसी चीज है जो एकदम से नहीं दिखाता, इसका धीरे धीरे रिजल्ट पता लगता है कि अंदर गड़बड़ हो गई है। सारी बीमारियों का जड़ चीनी को ही क्यों कहा जाता है? जी देखिए, सबसे ज्यादा तेज इंसुलिन चीनी बनाती है। जब भी आपने चीनी खाई, आपकी बॉडी में इंसुलिन बना और इंसुलिन के बनते ही हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बंद हो जाते हैं। तो जो लोग अपना वेट माप तोल के फ्रूट खाते हैं, उनको ये नहीं पता उनका लिवर डैमेज हो सकता है। इसके ऊपर रिसर्च है, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी, ओपन रिसर्च है कि हाई फ्रक्टोज लिवर को डैमेज करती है। 3 साल लगते हैं, लिवर 100% ठीक हो जाता है और 4 महीने लगते हैं, लिवर किसी भी नॉर्मल इंसान से अच्छा हो जाता है। बट लिवर को चाहिए सही डाइट और फास्टिंग। बॉडी कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं? अगर आपकी डाइट हर रोज डिटॉक्सिफाइंग डाइट है तो आपको डिटॉक्स स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये चीजें छोड़ देते हैं, बॉडी 3 हफ्ते में अपने आप को खुद ब खुद डिटॉक्स कर लेती है, तो दोबारा डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभूष स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ कोच रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। जी थैंक यू। आज हम बात करेंगे सभी बीमारियों पे, कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे एक बीमार इंसान स्वस्थ हो सकता है, हम इस पे बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि स्वस्थ इंसान ऐसी कौन सी गलतियां करता है जिससे कि वो बीमार पड़ता है? जी देखिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर बहुत सारे विवाद होते हैं। सबसे पहली चीज़ है, खाना हमें तंदुरुस्त कर सकता है और खाना ही हमें बीमार कर सकता है। अगर आप ये समझ जाएं कि खाना क्या है और खाने में क्या चीज़ है जो हम सोचते हैं खाना है और नहीं है, उसको निकाल दें, कोई भी इंसान तंदुरुस्त हो सकता है और कोई भी इंसान बीमार नहीं होगा। तो अब प्रिवेंशन भी हो जाएगी और क्योर भी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, खाना क्या है। अगर आप एक डेफिनेशन शब्दकोश में जाके डेफिनेशन ऑफ फूड है ना, फूड की परिभाषा देखें तो उसमें बताया है कि फूड आपको रिपेयर करना चाहिए, आपको रीबिल्ड करना चाहिए, आपको एनर्जी देना चाहिए। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अच्छे फैट्स होने चाहिए और वो आपको रिपेयर और एनर्जी दे। तो बात मैं पूछता हूँ, ज़्यादातर लोग खाना खा के उनको नींद आती है, तो मतलब एनर्जी ली, उल्टा ले गई, दी नहीं ले गए। तो फूड की परिभाषा अगर आप सही समझेंगे तो आप सही तंदुरुस्त हो पाएंगे। अगर आप खा ही 3 रोटियां रहे हैं 1 कटोरी दाल के साथ, इसमें देखा जाए कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन बहुत कम है और फैट है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको फूड की परिभाषा समझनी पड़ेगी। उसके बाद खाना कब खाना है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ज़्यादातर सुबह उठते हैं और वो भूखे नहीं होते, वो खाना खा लेते हैं। तो सबसे पहली नवज़ आपने अपनी पढ़नी ये सीखनी है, क्या मुझे भूख है, क्या मैं चाय लूँ। ये सबसे पहली चीज़ है जहाँ पे हम गलती करते हैं, बिना भूख के खाना खाना। हमारी गाड़ी है ये, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का इंजन है। ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, बिल्कुल एक इंजन की तरह। उसमें फ्यूल है हमारा फूड। क्या हमारी बॉडी का रिजर्व लग गया था? कभी हमने वो येलो बत्ती चेक ही नहीं की। हम बिना भूख के खाते हैं और वो खाना हमारे लिए जहर बन जाता है, क्योंकि बॉडी को वो चाहिए नहीं था। एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई और वो हमारी बॉडी की कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ों में कन्वर्ट होके हमें तंग करता है। जी कौन से ऐसे सुपर फूड है जिन्हें खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं? जी देखिए, अगर जानिएगे तो लहसुन, अदरक, सौंफ, फर्मेंटेड फूड जैसे कि अचार फर्मेंटेड, आंवला जो कि आम किचन में पाया जाता है, ऐसे ही जीरा, ऐसे ही हल्दी, ये कुछ सुपर फूड्स हैं। इनको लेने के तरीके हैं। अगर आपको डाइजेशन की दिक्कत है, आप सौंफ का पानी दिन में 3-4 बार उबाल के पीते रहें, आपको डाइजेशन ठीक होगी, आपको बार बार डकार नहीं आएंगे, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। जिन लोगों को जल्दी सर्दी जुकाम या जिनके पैरासाइट्स हैं, उनको लहसुन और अदरक आमतौर पे नियमित रूप से खाने से उनके पैरासाइट्स मरते हैं। ऐसे ही हल्दी, अगर आप उसको ऑयल में भून के या
पानी में गर्म में कुक करके खाते हैं, वो आपके गट को रिपेयर करती है, आईबीएस और लीकी गट में मदद करती है। तो ये सुपर फूड्स हैं, घर में पड़े हैं। ऐसे ही सलाद हर घर में आता है मगर फेंक दिया जाता है खराब होने के बाद। वो एक सुपर फूड है, उसमें पोटेशियम है, उसमें कैल्शियम है, उसमें मैग्नीशियम है, अमृत चीजें हैं। हमारे फूड घर में पड़ा है मगर हम खाते नहीं हैं। लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फास्ट फूड में लोग फ्रेंच फ्राइज पे ज़्यादा जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कौन सा फास्ट फूड हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि सारे फास्ट फूड ही हानिकारक होते हैं। इससे हम जानेंगे आज कि कौन सा फास्ट फूड हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जी, अगर नंबर 1 फास्ट फूड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहर है वो है फ्रेंच फ्राइज, आलू के चिप्स तले हुए। अब देखिए, पहली बात, वो तेल एक बार नहीं 1000 बार यूज हो चुका है जिसमें से तल के आपको आलू दिया जाता है। और अगर आलू में हरा रंग आ गया है या अगर आलू की तुई निकल गई है, वो स्प्राउट कर गया है, वो जहरीला आलू है। तो सबसे सस्ता आलू खरीद के उसको अच्छी तरह धोया भी नहीं जाता, सबसे गंदे तेल में बार बार तल के, जिसको कैंसरस या फिर रेंसिड ऑयल बोला जाता है, वो दे दिया जाता है आपको। उसको स्वाद बनाने के लिए उसके ऊपर नमक ऐसा डाला जाता है, अजीनोमोटो, जो कि नमक नहीं है, चाइनीज नमक है। वो बॉडी में ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। उसके बाद उसके साथ खाया क्या जाता है, टमाटर का सॉस। वो एक्चुअल में टमाटर का सॉस नहीं है, वो उबले हुए गंदे टमाटरों को बहुत ज्यादा पेस्चराइज करके उसमें टमाटर का कोई अच्छा पार्ट नहीं रहा, उसको अजीनोमोटो या कोई और प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व किया जाता है, तभी वो बोतल में खराब नहीं होता। उसके साथ चाव से आप खरीद के खाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा खराब फूड है। आलू में स्टार्च था, गर्म होते ही वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। गंदा तेल जब स्टार्च के साथ बाइंड हुआ, AGE एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट, जो कि कैंसर और आर्टरीज ब्लॉक करने का नंबर 1 रीजन है, वो बन गया। और उसको आपने खाया चीनी के साथ, टमाटो सॉस। तो क्या कॉम्बिनेशन बनाया, चीनी स्टार्च वाली, उसके साथ गंदा फैट, और उसके साथ फिर फ्रक्टोस और चीनी का एक कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन अगर आप एक सिंपल डायबिटिक बंदे को दें और उसको 2 या 3 घंटे बाद उसकी शुगर चेक करें, वो हैरान हो जाएगा कि उसकी ब्लड शुगर जो कि 80-90 थी गोली लेके, अब 300 क्रॉस कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि बॉडी के लिए फूड इतना ज्यादा खराब था, बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पाई, सारी ब्लड शुगर में कन्वर्ट हो गई और ब्लड शुगर का मरीज उस चक्कर में बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान को जो अपने बच्चों को खरीद के दे रहा है, ये मैं बताऊंगा ये जहरीला फूड है। और कौन से फास्ट फूड नुकसानदायक है? देखिए, तला हुआ बर्गर। अब क्या है, बर्गर क्या है, एक मैदे का बनाया हुआ, ईस्ट से फर्मेंट किया हुआ बन है। उसको पूरे को तल देते हैं और उसके लिए जो टिक्की बनाई जाती है वो एक दिन पहले हाफ फ्राई करके रेडी पे आती है। अगले दिन जब आप ऑर्डर देते हैं, उसको दोबारा उसी गंदे तेल में, जो तेल बार बार फ्राई हो चुका है, दिया जाता है। और उसके साथ जो मेयोनीज आप खाते हो, जिसको मेयो बोला जाता है, वो मेयो नहीं है, वो एक गंदे तेल को, जैसे बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड तेल है, उसको व्हाइट कर लिया जाता है, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और रंग डाल के उसको मेयो बना देते हैं। उसके ऊपर टमाटो सॉस, उसके ऊपर एक गोभी का पत्ता रख देते हैं। तो आप सोचते हैं ये हेल्दी है, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। इसमें भी वही कॉम्बिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, गंदा प्रोटीन या गंदा स्टार्च। तो ये कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। ज्यादातर लोग जब भी मैदे की चीज खाते हैं, उनको अगले दिन या तो इनो पीना पड़ता है या अगले दिन उनको कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ लेना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत बुरी कॉन्स्टिपेशन हो गई। देखिए, फास्ट फूड के साथ हमेशा कोल्ड ड्रिंक, वो भी कोला ही क्यों बिकता है? क्योंकि कोले की जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। तो जब फास्ट फूड खाते हैं वो जहां जाके फंस जाता है, तो आपको बदहजमी हो गई। तो कोल्ड ड्रिंक पीते ऐसे लगता है बेटर हो गया। तो पहले तो फास्ट फूड खाइए, फिर कोल्ड ड्रिंक पीजिए जिसमें 12 चम्मच चीनी है। नहीं, अगर आपने गलती से कुछ खा भी लिया है और आपको तंग कर रहा है, एप्पल साइडर विनेगर के 2 चम्मच पानी में डाल के पी जाइए, 10 गुना ज्यादा फायदा होगा और बेटर लगेगा साथ के साथ। क्या डाइट को ठीक करके हम सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं? जी देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये शरीर हैंडल नहीं कर पाएगा। आपकी हड्डी टूट जाती है, कौन जोड़ता है? शरीर। आपके कट लग जाता है, कौन जोड़ता है? शरीर। मगर एक डायबिटिक आदमी के एक छोटा सा फोड़ा होता है पैर में और उसको उंगली कटवानी पड़ जाती है, जिसको एड्स है, उसको निमोनिया तक मार सकता है। तो समझिए, जितना ये शरीर स्वस्थ है उतना अपने आप को रिपेयर कर सकता है। 10 लोग बैठे होते हैं, उनके कांटेक्ट में एक बंदा आता है वायरस से, 9 को हो जाता है, 1 को नहीं होता। वो 1 को क्यों नहीं हो? उसका इम्यून सिस्टम, उसकी डाइजेशन, उसकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप फूड खाएंगे गंदा, आपने अपने व्हाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सिस्टम और गट को किया तंग, तो ऑफकोर्स बीमारी आएगी, घर कर जाएगी और रिपेयर नहीं होगी। तो हाँ, मैं 100% एग्री करता हूं, अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप स्वस्थ
लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं, आप अपनी बॉडी में से किसी भी बीमारी को खुद भगा सकते हैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से। जी अच्छा, बेस्ट डाइट क्या होनी चाहिए? जी देखिए, पहले तो गलत डाइट क्या है ये समझेंगे। एक आम आदमी मेरे को आके बोलता है मैं तो 3 बार खाता हूं, और जब मैं पूछता हूं मैं हंसता हूं, हर बार 7 से 8 बार एक आम इंसान खा रहा है। सुबह वाली चाय, साथ बिस्किट और रस, नाश्ता, फिर ऑफिस वाली चाय, फिर लंच, फिर ऑफिस की शाम वाली चाय, उसके साथ कुछ खाना पीना, घर आके नाश्ता, डिनर, डिनर के बाद दूध या आइसक्रीम। ये 8 बार एक आम इंसान अपने अंदर फ्यूल डाल रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया, ये गाड़ी ही तो है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो वो बात हो गई कि मैं पटियाला से राजपुरे गया, रास्ते में जितने पेट्रोल पंप आए सबसे तेल डलवा लिया। अरे भाई ये कैसे होगा? तो वही तो आप कर रहे हो। आप शादी में जाते हो, किसी वेटर को खाली जाने नहीं देते, जितने पेट्रोल पंप आए सबसे तेल डलवा लिया। तो पहली गलती, खाना कितनी बार खाना है। अरे भाई, अगर मेरी गाड़ी को रिजर्व नहीं लगा, मेरी गाड़ी में फ्यूल है, मैं क्यों डलवाऊं फ्यूल? तो सबसे पहले खाना कब खाना है ये देखें। अगर आपने देखा सुबह उठे, ग्रीन टी या ब्लैक टी से काम चल गया, जरूरी उसके बीच में दूध, चीनी और उसके साथ रस खाना है, जरूरत नहीं है शुगर की बॉडी को। फिर हम देखें 11 बजे आपको एक्चुअल में भूख लगेगी, 11 साढ़े 11 बजे, फिर हम खाएंगे खाना। अब जब पहला खाना अच्छा खाएंगे, ठीक खाएंगे, तो दूसरे खाने की भूख 5-6 बजे तक ही लगेगी। और जैसे कि आयुर्वेद में और हमारे पंजाब में ये जाना जाता है कि सूरज छिपने से पहले पहले खाना खा लो, आप ये रूल भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। 6 बजे 5 बजे दूसरा खाना खा लिया, पहला 12-1 बजे खाया, तो आप बच गए। अब दूसरी चीज, जैसे मैंने शुरू में बताया, फूड की परिभाषा क्या है? उसमें प्रोटीन, सैलेड और फैट होना चाहिए। सैलेड मतलब फाइबर, और उसमें देखिए हमारे खाने में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट नहीं है, वो खाना एक्चुअल में परिभाषा से विपरीत है। तो मैं खाना हमेशा सलाद से शुरू करता हूं, और उस सलाद के ऊपर मैं कोकोनट ऑयल, देसी घी या बाहर की कंट्री में ऑलिव ऑयल डाल के शुरू करता हूं। उसमें नींबू, नमक, काली मिर्च। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आपकी बॉडी को सारी न्यूट्रिशन पहले मिली। जब आप भूखे होते हैं, आपका सेल खुलता है, जो चीज पहले खाएंगे वो अंदर जाएगी, सेल बंद हो जाएगा। अगर आपने शुरू ही चीनी से किया, सिर्फ ग्लूकोज या अंदर गई ग्लूकोज, यस, और वो बंद हो गया, न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा पाई। तो हम हमेशा खाना सलाद से शुरू करेंगे, और हमेशा हमें प्रोटीन चाहिए। सलाद में कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया, फाइबर भी आ गया, और सलाद में फैट भी आ गया। प्रोटीन में दाल आ गई, पनीर आ गई, मशरूम्स आ गई, स्प्राउटेड दालें आ गई, चिकन आ गया, फिश आ गई, अंडे आ गई। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए हमारे वेजिटेरियन तरीके बहुत अच्छे हैं, जो हमारे पूरा मील मिल जाता है। अच्छा, लोग सुबह सुबह उठते ही बेड टी लेते हैं, क्या वो सही है? जी देखिए, जिन लोगों को बेड टी लिए बिना दिन नहीं चलता, या जिनका सिर दुखता है अगर चाय मिस हो जाए, उनके एड्रिनल हार्मोन्स, जो कि कोर्टिसोल हार्मोन है, जो एड्रिनल ग्लैंड बनाते हैं, वो बुरे हालत में है। देखिए, बाहर की कंट्री में लोग कॉफी पीते हैं, इंडिया में बार बार चाय पीनी पड़ती है। तो क्यों पीनी पड़ रही है? एड्रिनल हार्मोन, जो कि 7:30-8 बजे बनना चाहिए, नहीं बना। तो मैं समझता हूं आपका हार्मोन नहीं बन रहा, मगर उसमें चीनी और दूध मत डालें। ब्लैक टी, वो भी कैसे? पानी उबालें, अदरक, इलायची, बड़ी इलायची जो मर्जी डाल लीजिए, उसमें चाय पत्ती डाल के ऊपर प्लेट रख दीजिए, फिर उबालिएगा मत। वो पुन के वो चाय आपको 10 गुना अच्छा फील करवाएगी। अगर एड्रिनल हार्मोन्स बुरी हालत में है, वो भी हेल्प कर देगी, मगर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी, आपने दूध वाली चाय पीने को मना किया, तो दूध वाली चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? देखिए, पहली चीज तो मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं कि दूध इंसान को पीना चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत अच्छे बुक है, मिल्क द स्लो पॉइजन। तो दूध कब आता है गाय के? जब उसके बछड़ा पैदा होता है। तो जेनेटिक कंपोजिशन उसकी बछड़े के लिए है, इंसान के लिए नहीं है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको दूध पिलाना मां बंद कर देती है, मगर इंसान हर चीज में से दूध निकाल के पीने की कोशिश करता है। तो जेनेटिकली दूध की कंपोजिशन हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उसका जो कैल्शियम है, हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्टमक वैसी नहीं है। ऊपर से 99% दूध में एक हार्मोन आता है, RBST या ऑक्सीटोसिन नाम का जो इंजेक्शन। तो वो हार्मोन हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स को खराब करता है। और तीसरे नंबर पे सिंथेटिक दूध बन रहा है, जिसमें यूरिया का उपयोग हो रहा है, रिफाइंड तेल का उपयोग हो रहा है। तो जनरली 90% लोग जब दूध छोड़ते हैं, उनको वैसे ही अच्छा लगता है। 3 से 4 हफ्ते लगते हैं दूध छोड़ने के बाद आपके गट के बैक्टीरिया को हील करने में, और लोगों को यहाँ पे बहुत ब्राइट लगता है। तो दूध इसलिए बुरी चीज है। आपने दूध को स्लो पॉइजन क्यों कहा है? देखिए, क्या होता है, सीधा नहीं पता लगता। कई बार खाना खाते ही साथ के साथ रिएक्शन आता है, कई बार 3 दिन के बाद आता है, और कई चीजें बहुत धीरे धीरे आपके गट के फ्लोरा को मार देती हैं। दूध ऐसी चीज है जो एकदम से नहीं दिखाता, इसका धीरे 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 रिजल्ट पता लगता है कि अंदर गड़बड़ हो गई है। मैं वीगन लोगों के साथ मेरी दोस्ती रही है, उन्होंने बताया कि जब वो छोड़ते हैं दूध,
3 महीने लगते हैं उनको पूरा गट हील होने में। तो मैं वीगनिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि दूध का नुकसान 3 महीने लगते हैं उसको अनडू करने में। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, उससे हम बीमार पड़ते हैं, क्या ये बात सही है? जी 100%। हमारी बॉडी में एक चीज है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म। जितने लोगों को थायराइड है या जिनका वेट गेन होता है उन्होंने इस वर्ड का उपयोग किया होगा या उन्होंने सुना होगा, मेटाबॉलिज्म, फूड की एनर्जी में कन्वर्जन। जैसे ही दिन सूर्यास्त हो जाता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आपने जो खाना खाया उस वक्त वो 4 घंटे में नहीं पचता, 8 से 12 घंटे में पचता है। तभी मैं बोलता हूं कि शाम का खाया मैं तो अगले दिन 12-1 बजे तक नहीं खाऊंगा, क्योंकि बॉडी हो गई स्लो, हमारी गतिविधि स्लो हो गई। तो हम सो गए, हमने सोचा वो डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं, वो बहुत बहुत धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। तभी अगर आप सुबह उठ के फील करेंगे, एक्चुअल में आपको भूख 12-1 बजे के पहले नहीं लगती, क्योंकि रात की ब्लड शुगर जो कि लिवर ने स्टोर कर ली थी ग्लाइकोजन के नाम से, उसको स्टोर करके रिलीज कर रहा था पूरी रात को, और 11-12 बजे तक आप भूखे नहीं होते। आजकल हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं? देखिए, पहले तो हमने अपनी किचन में से जहर निकाल देनी है। किचन की पहली जहर है रिफाइंड ऑयल, किचन की दूसरी जहर है रिफाइंड सॉल्ट, किचन की तीसरी जहर जो कई घरों में पाई जाती है वो है सॉस। मस्त अच्छी बनाने के चक्कर में सॉस डाल लेते हैं। कुछ लोग अजीनोमोटो, जिसे MSG बोलते हैं, वो डालते हैं। किचन में हमारे पास जो भी चीज़ आएगी वो हमारे पेट में जाएगी, वो चीज़ पचने लायक होनी चाहिए, वो चीज़ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और वो चीज़ बार बार कुक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप किचन में फ्रिज का उपयोग कम करें, फ्रिज का उपयोग करने का मतलब है आटा गूंद के 3 दिन का रख लेते हैं, वो खराब हो रहा है। सब्जी 3 दिन तक यूज कर रहे हैं, वो खराब हो रही है, बार बार गर्म हो रही है। तो फ्रिज का उपयोग कम करने से क्या होगा, हम ताज़ा खाएंगे, रीहीटिंग नहीं करेंगे। अगर हमने नमक चेंज कर दिया, आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी, सेंधा नमक खाइए। अगर आपने ऑयल चेंज कर दिया, आपको हार्ट कंडीशंस, LDL HDL और प्लैकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी एनर्जी बनती रहेगी। तो इसको, ऑयल को हम देसी घी से या कोकोनट ऑयल से चेंज करेंगे, व्हाइट नमक को हम सेंधा नमक से चेंज करेंगे, फ्रिज को हम कैसे चेंज करेंगे, ताज़ा बनाएंगे, खा जाएंगे, ताकि रीहीट ना करना पड़े। अच्छा, हम रोटी भी खाते हैं, क्या वो भी बीमारियां कॉज करती है कोई कोई? देखिए, रोटी है क्या, समझिए। एक बुक है द व्हीट बेली बाय डॉक्टर विलियम डेविस, उसमें उसने बताया कि व्हीट कैसे ओवर द टाइम चेंज हो गई है, और व्हीट में कोई भी अच्छा अमीनो एसिड नहीं रहा, सिर्फ 3 अमीनो एसिड्स बचे हैं जो कि पिसने के कुछ घंटे के बाद मर जाते हैं, और जो नहीं मरता वो लोगों को यहां जाके तंग करता है, ग्लूटेन। तो पहली बात, व्हीट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम या ना मात्र है। दूसरे नंबर पे व्हीट को बहुत ज्यादा डायमोनिया, यूरिया और गिल्ली डंडे को मारने वाला स्प्रे राउंड अप रेडी केमिकल पड़ता है जो ग्लाइफोसेट है। तो इस वक्त व्हीट ऑर्गेनिक रही नहीं, अगर ऑर्गेनिक है भी उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। ये उस बंदे के लिए ओके है जिसका 3 घंटे से ज्यादा हैवी वर्कआउट वाला वर्कलोड है। जिस बंदे का बैठना है, थोड़ा बहुत चलना है, उसके लिए व्हीट हानिकारक है, क्योंकि व्हीट आपकी ब्लड शुगर को 3 गुना बढ़ा देती है, और वो बढ़ी हुई ब्लड शुगर बनाएगी इंसुलिन, और इंसुलिन बाकी हार्मोन्स को बंद कर देगी, और आप ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये सब बंद हो जाएंगे और हमारी बीमारियां लगने की क्षमता बढ़ जाएगी। नंगे पैर चलने के क्या फायदे हैं? देखिए, बहुत अच्छी सी बात है, हमारा सर एक जायरोस्कोप होता है जो कि उसको बैलेंस का आइडिया देता है। कान में एक फ्लूइड है जो हमें बैलेंस का आइडिया देता है। जितना हम ग्राउंड से टच करते हैं, ये कॉर्ड है जिसको हम बोलेंगे डेटा केबल, जो यहां से पैरों से जुड़ी हुई है। जब हम नंगे पैर चलते हैं, हमारी कन्फिग्रेशन होती है, दोबारा सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, कि हमारा बैलेंस कैसा हो। जितनी बड़ी हील उतना कनेक्शन टूट गया तो आपका बैलेंस उतना खराब हो सकता है। फिर लोग जाते हैं ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर के पास कि कुछ गड़बड़ है, मगर बात तो पैरों को सिंपल ग्राउंडिंग की है। अगर आप नंगे पैर चलने लग जाएं, आपकी बॉडी का पोस्चर, आपके कुब पड़ने की टेंशन, आपके उल्टे सीधे दर्द और बैलेंस ठीक होता है। और अगर आप नंगे पैर उल्टा चलेंगे, उसके 10,000 बेनिफिट और हैं। कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा अच्छी होगी, सिंक्रोनाइजेशन, घुटनों में, हिप में पेन नहीं होगी। रविंदर सेन जी, आजकल देखा जाता है चश्मा लग जाता है छोटे छोटे बच्चों को, तो ऐसा क्यों है? क्या गलतियां करते हैं वो जिस वजह से उन्हें चश्मा लगता है? देखिए, पहली चीज तो ये समझिए, माँ जब प्रेग्नेंट थी उसने खाया क्या? उसने खाई 2 मिनट वाली नूडल, पिज्जा, बर्गर, पास्ता या फिर चटपटी चीजें, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं खाई। तो बच्चा एक्चुअल में पैदा ही बीमारियों के साथ हुआ। और आजकल माँ को ज्यादातर जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज या थायराइड हो जाता है, जो बाद में कहने को ठीक हो गया, मगर बच्चा उसके साथ पैदा हुआ। तो माँ प्रेगनेंसी में खा कर रही है और बच्चे को किस चीज के साथ पैदा कर रही है, पहला। दूसरे नंबर पे मियाँ बीवी करते दोनों काम,
तो बच्चे को क्या देते हैं, पैक्ड फूड्स, उसमें न्यूट्रिशन है जीरो, कोई कैल्शियम नहीं, कोई मैग्नीशियम नहीं, कोई विटामिन ए नहीं, तो चश्मा तो लगेगा। तीसरी चीज, क्योंकि बच्चे के साथ खेलने का टाइम नहीं है तो बच्चे को सेलफोन पकड़ा दिया जाता है, तो उसकी जो व्यू पॉइंट है यहां पे ही फंस जाता है, वो दूर देखता ही नहीं है, वो बाहर बच्चों के साथ नहीं खेल रहा। जब हम जैसे छोटे थे हम खेलते थे बाहर खुले में, तो सारे कमरे छोटे हो गए, मोबाइल तक निगाह रह गई। हमारी आंखों का एक मसल है जो दूर देखने में हेल्प करता है, वो जैसे हम बोलते हैं मुरझा गया है, एट्रोफी कर गया है, तो ऐनक का नंबर बढ़ता जा रहा है। क्या चश्मे को हटाया जा सकता है? क्या आंखों को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है? देखिए, मैं इसको हाँ या ना नहीं बोलूंगा, मैं तो बताऊंगा मेरे खुद के चश्मा लगा हुआ था, मेरा चश्मा हट चुका है, वो भी काफी देर हो गई है। जब मैं 22-23 साल का था तब से मैंने अपना चश्मा हटा लिया था। बट अगर आप अपनी आंखों की एक्सरसाइज करें और विटामिन ए से भरपूर चीजें खाएं, पत्ता गोभी, ब्रोकली, साग, मूली, ऐसी चीजें जिनमें एक्चुअल में हरियाली भी है, जैसे चुकंदर के पत्ते, विटामिन ई आएगा बॉडी में। मैं एक चीज बताता होता हूं, फर्मेंटेड कैबेज, जिसको सार्कराउट बोला जाता है, बहुत अच्छी है, विटामिन ई है, ए है। पहले तो डाइट अच्छी हो, गलत चीजों का उपयोग मत करें, और अगर फोन देखना है आधे घंटे में, उसके बाद कम से कम 45 मिनट की ब्रेक हो, और जो ब्रेक हो उसमें बहुत दूर देखना है। इसकी एक एक्सरसाइज है, नजदीक के चीज पे फोकस करें, बहुत दूर चीज पे फोकस करें, बहुत ध्यान से, क्योंकि मसल दोनों तरफ है, उसको फोकस करता है। जैसे कैमरा में मसल होता है, उसका लेंस बड़ा छोटा, ऐसी आंख में है मसल, दूर और नजदीक। तो जितनी दूर देखेंगे उतना एक्सरसाइज होगा और निगाह ठीक होगी। अच्छा, माँ बाप को एक और टेंशन होती है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। क्या बच्चों की हाइट बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, जो कि लिवर बनाने की मदद करता है। वो बनता पिट्यूटरी ग्लैंड में है, मगर लिवर उसका स्टिमुलस देता है, उसको बोलता है बनाइए। और जो मसल उसके लिए यूज करना है वो है जांघों का मसल। तो बच्चे जाते तो खेलते हैं नहीं, अगर मसल, जांघों का मसल जो कि हमारे यहाँ पे थाई में मसल है, वो यूज नहीं होगा, तो लिवर उस हार्मोन को बनाने का इंडिकेटर नहीं देगा, और क्योंकि इंडिकेटर नहीं मिला, पिट्यूटरी नहीं बनाएगा। तो उसका तरीका है, प्रोटीन होना चाहिए डाइट में, चीनी का उपयोग बहुत कम होना चाहिए, और बच्चा कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली कोई ऐसी एक्सरसाइज करे जिसमें जांघों का उपयोग हो। जी, सारी बीमारियों का जड़ चीनी को ही क्यों कहा जाता है? जी देखिए, सबसे ज्यादा तेज इंसुलिन चीनी बनाती है। जब भी आपने चीनी खाई, आपकी बॉडी में इंसुलिन बना, और इंसुलिन के बनते ही हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स बंद हो जाते हैं। क्योंकि अच्छे हार्मोन बंद हो गए और 6 घंटे के लिए, हाँ पूरे 6 घंटे के लिए इम्यून सिस्टम डेड हो जाता है। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी के, जैसे हम बोलेंगे कि बाहर का दरवाजा खुला रह गया, बीमारियां अंदर आने के लायक हैं, मगर सेना सारी नशा खा के सो रही है। क्यों? इम्यून सिस्टम एक सेना ही है। तो वो 6 घंटे आपकी बॉडी में, क्योंकि ब्लड शुगर आ गई है, चाहे रोटी से आई चाहे चीनी से आई, सारी आर्मी बैठ गई है, सो गई है, तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अब अंदर आके घर कर सकता है। जी, आपने ब्लड शुगर बढ़ने का कहा, तो ब्लड शुगर किन किन और चीजों से बढ़ सकती है? देखिए, ब्लड शुगर सबसे पहले बढ़ती है आटे से, जिसको हम बोलेंगे गेहूं। दूसरे नंबर पे चावल, क्योंकि स्टार्च है, आलू, मैदा, ऑफकोर्स, अजीनोमोटो सबसे खतरनाक। अब घूम के ब्लड शुगर फ्रूट के सेवन से बढ़ती है। अगर आप बहुत फ्रूट खाते हैं, हाई फ्रक्टोस लिवर को डैमेज करती है, गट शील्डिंग बैक्टीरिया को डैमेज करती है। उससे क्या होता है, अब गट डैमेज हो गया, गट डैमेज होने से क्या होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो घूम के मारा, तो कोई भी चीज जो आपकी किसी भी तरीके से ब्लड शुगर या इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। जी, शुगर के मरीजों को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि उनकी शुगर नॉर्मल हो सके? देखिए, पहली चीज तो शुगर के मरीज को बहुत सैर करनी चाहिए, दिन में 2 बार 45 मिनट्स प्लस की सैर करनी चाहिए। दूसरी चीज, उसको बिना भूखे खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरी चीज, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें मसल बहुत ज्यादा यूज करने पड़े, क्योंकि मसल ब्लड शुगर खाता है। जब आप मसल को चलाते हैं, ये ब्लड शुगर खा रहा है। देखिएगा, आप रनिंग करने के बाद आपकी बॉडी कपाती है, दैट मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया। मगर शुगर के पेशेंट की तो हाइपर है, तो वो जब भागेगा, बॉडी को यूज करेगा, जैसे स्प्रिंटिंग करेगा, वो अपनी बॉडी की ब्लड शुगर को एक्चुअल में खा जाएगा, तो ब्लड शुगर नॉर्मल आ जाएगी। जी, क्या स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकता है ब्लड शुगर बढ़ने का? जी 100%। हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, वो क्या करता है, जितनी भी स्टोर्ड शुगर है उसको ब्लड स्ट्रीम में थ्रो कर देता है जब भी हमें स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस आया, कोर्टिसोल ने सारी स्टोर्ड शुगर ब्लड में डाल दी और हमारी ब्लड शुगर बिना खाए बढ़ गई। अब इंसुलिन बना उसको कम करने के लिए, तो प्रॉब्लम दुगनी हो गई। अगर किसी की शुगर एकदम से बढ़ जाए तो उसे नॉर्मल कैसे किया जा सकता है? देखिए, पहली चीज है स्ट्रेस, लंबी सैर के लिए उसी टाइम चले जाएं। दूसरे नंबर पे पोटेशियम आता है, किसी भी तरीके का पोटेशियम लीजिए, एवोकाडो ले सकते हैं आप, चुकंदर के पत्ते ले सकते हैं, या पोटेशियम सिट्रेट ले सकते हैं। तीसरी चीज है, आप
काफी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एकदम से एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, साथ के साथ बॉडी ब्लड शुगर खा जाएगी। और ड्यूरेटिक्स हैं, ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल ड्यूरेटिक्स जो कि पेशाब लाते हैं, उससे भी शुगर कम होती है। जी, शुगर से और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, शुगर में सबसे पहले किडनी खराब होती है, क्योंकि किडनी के नेफ्रॉन्स मर जाते हैं। ग्लाइकोमा, आंखों की, जिसे काला या सफेद मोतिया बोला जाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि शुगर में आपका पोटेशियम कम हो जाता है तो हार्ट इश्यूज आ सकते हैं। नेरोपैथी, जिसमें फाइब्रोमियाल्जिया हो सकता है, एमएस हो सकती है, टिंगलिंग होती है, हाथों में सुइयां चुभती हैं, या फिर गैंग्रीन, जिसमें पैरों की उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। जी, अब हम लीवर के ऊपर बात करेंगे, तो लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है? देखिए, लिवर का काम है सबसे पहला पचाना, और 500 और फंक्शंस हैं। अगर आप बार बार खाते रहते हैं तो लिवर बेचारा सिर्फ पचाता रहता है और वो फैटी हो जाता है। तो पहली चीज, बार बार खाने से लिवर खराब होता है। दूसरी चीज, हाई फ्रक्टोज, ज्यादा फ्रूट वाली डाइट खाने से लिवर खराब होता है, क्योंकि लिवर एक ही ऐसी चीज है जो फ्रक्टोज को पचा सकता है। हमारी बॉडी में अरबों सेल हैं जो कि ग्लूकोज खा सकते हैं, मगर फ्रक्टोज को सिर्फ एक सेल खाता है, लिवर का। तो जो लोग अपना वेट माप तोल के फ्रूट खाते हैं, उनको ये नहीं पता उनका लिवर डैमेज हो सकता है। इसके ऊपर रिसर्च है, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी, ओपन रिसर्च है कि हाई फ्रक्टोज लिवर को डैमेज करती है। तीसरी चीज, शुगर खाने से किसी भी तरीके की चीनी, हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है, इंसुलिन बनता है और हमें हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उससे क्या होता है, लिवर डैमेज हो जाता है। और लिवर किस चीज से डैमेज होता है? रिफाइंड ऑयल से। सबसे गंदी क्वालिटी का तेल हमारे लिवर को जब पचाना पड़ता है वो खराब हो जाता है। पांचवी चीज जिससे लिवर बहुत जल्दी खराब होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम बोलते हैं मैदा, वो जाके यहां पे फंस जाता है। यहां पे फंसा, लिवर का जोर लग गया। लिवर का जब भी जोर लगेगा वो फैटी हो जाएगा। और छठी चीज, जिन लोगों को कब्ज है और वो उसको नेचुरली ठीक नहीं कर रहे, उनका लिवर ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाता है। जी, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम? जी, पहली चीज, बिना भूख के नहीं खाएंगे। दूसरी चीज, नियमित रूप से, हर रोज नहीं मगर नियमित फास्टिंग करेंगे। तीसरी चीज, चीनी कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन बंद करेंगे। फ्रूट्स बंद करके सलाद खाएंगे। सलाद में फ्रूट्स वाले सारे विटामिन, मिनरल्स, सब कुछ है, मगर उसमें चीनी नहीं है। आप सौंफ को उबाल के उसकी चाय पीजिए। खाना खाने के बाद सौंफ लीजिए। ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, मूली, गोभी, पत्ता गोभी, ये क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं, इनका कच्ची उपयोग करें ताकि लिवर साफ हो जाए। और किसी भी तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल मत होने दीजिए। जी, लीवर की अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होती है लीवर खराब होने की वजह से? देखिए, जितनी भी आइटस हैं जो कि लिवर की प्रॉब्लम से शुरू होते हैं, जिसमें आ जाता है अथराइटिस आ गया, जिसमें आ जाते कई तरीके के आइटस हैं, या फिर जितने भी स्किन इश्यूज हैं, एलर्जी इशू हैं, जितने भी डाइजेशन इश्यूज हैं, खट्टे डकार आना, हार्ट बर्न होना, ये सब लिवर से जुड़े हुए हैं। आंखों में पीलापन, लाली, बाल उड़ने लग जाना, ये सब लिवर के इश्यूज हैं, जिसको हम बोलते हैं एलोपेशिया, लिवर इशू है। राइट साइड में पेन या फिर शैटिका की पेन होना, लिवर इशू है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो लोग समझ नहीं पाते, शुरू लिवर से होती हैं और सिर्फ लिवर को तंदुरुस्त करना है। जी, कौन कौन सी ऐसी औषधियां हैं जिनका सेवन कर कर हम लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं? जी, पहली आयुर्वेदिक औषधि है भूमि आंवला, दूसरी है कुटकी, तीसरी है कालमेघ, एक बी कॉम्प्लेक्स नाम के विटामिन में से एक चीज निकलती है कोलिन बिट्यूरेट, वो फैटी लिवर को रिवर्स करता है। पांचवी चीज है, एक फूल है, फ्लावर, उसका नाम है मिल्क थिसल, वो लिवर के लिए अमृत है। जी, इन सभी जड़ी बूटियों का सेवन कैसे करना है? देखिए, मैं इन चीजों का सेवन खाली पेट भी कर लूंगा, फास्टिंग में करेंगे तो और भी अच्छा है, मगर ज्यादातर लोग जब खाना खाते हैं उसके बाद करें तो धीरे धीरे रिलीज होती है। जो मैंने बात बताई थी मिल्क थिसल, वो पूरा दिन ब्लड स्ट्रीम में होना चाहिए तो लिवर को साफ करता है। तो मिल्क थिसल का पाउडर या उसका कैप्सूल दिन में 4 बार लेना होता है, एक एक करके। जी, रविंदर सेन जी, कहा जाता है कि लीवर अगर खराब है तो आपकी स्किन पे एक रैशेज होने लग जाएंगे, स्किन खराब होने लग जाएंगी, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन K2, जिसमें ई विटामिन स्किन का विटामिन है। आप देखिएगा, अच्छी कंपनी जब भी क्रीम बनाती है वो कहते हैं विटामिन ई से भरपूर। तो विटामिन ई को तोड़ेगा कौन? लिवर। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये चारों विटामिन सिर्फ ऑयल में मिक्स होते हैं, ए, डी, ई और K2। इनको तोड़ेगा कौन? बाइल। बाइल गॉल ब्लैडर में लिवर बना के स्टोर करता है। तो आपने विटामिन ई से भरपूर कोई चीज खाई, मगर आपका गॉल ब्लैडर और लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपका बाइल बुरी कंडीशन में है, तो पचा नहीं। क्योंकि वो पचा नहीं, स्किन को विटामिन ई सप्लाई नहीं हुआ, तो स्किन पे खारिश या कोई भी तरह की इरिटेशन हो सकती है।
कहा जाता है लीवर अपने आप ही रिजुविनेट हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर हमें लीवर ट्रांसप्लांट कराने की क्यों जरूरत पड़ती है? जी, इसकी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सिरोसिस, फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस के बाद ये फाइब्रोसिस पे जब स्टेज पहुंच जाती है तो वो इरिवर्सिबल स्टेज बोलते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में, तो उसको बोला जाता है आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। मगर ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि लिवर खुद को सच में 3 साल लगते हैं लिवर 100% ठीक हो जाता है, और 4 महीने लगते हैं लिवर किसी भी नॉर्मल इंसान से अच्छा हो जाता है। बट लिवर को चाहिए सही डाइट और फास्टिंग। जी, लीवर की सही डाइट और फास्टिंग कैसे कैसे करनी चाहिए, हमें ये भी बता दीजिए। देखिए कोई भी इंसान कैसे शुरू करेगा फास्टिंग, पहले तो मैंने बताया वो 8 बार खा रहा है, वो 8 को 3 बार लेके आना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। अगर वो चाय पीता है, चाय खाने के साथ पिए, इधर उधर ना पिए। इस खाने में उसको 2 बार सलाद खाना ही खाना चाहिए, सलाद के ऊपर ऑयल नहीं डालना चाहिए। और फिर धीरे धीरे इन 3 को 2 या 2.5 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। सुबह अच्छी मील, दोपहर को अच्छी मील, रात को बहुत हल्का। फिर एक टाइम आएगा वे 2 मील पे आ जाएगा। फिर इन 2 मील को हमने साथ लाते एक बना लेना है। जब आप 1 मील अ डे, ओमैड बोलते हैं, पे आ जाएंगे, आप 23-24 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, तो इस मील के 6 घंटे के बाद आपका लिवर अपने आप को रिपेयर कर रहा है, तो उसके पास 16 घंटे हैं, कम से कम 12 से 16 घंटे खुद को रिपेयर करने के लिए। और आप हैरान हो जाएंगे, आपको विद इन 5 से 6 दिनों में बहुत अच्छा फर्क दिखने लग जाएगा। ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटोफेजी एक ऐसा प्रोसेस है हमारी बॉडी में जहां बॉडी अपने खुद के बुरे सेल्स को, डेड प्रोटीन्स को, फोल्डेड प्रोटीन्स को खा सकती है। एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं, आपने घर तोड़ा, मलबा आया, आप एक ऐसी मशीन खरीद के लाए, टूटी हुई ईंटें, टूटी हुई लकड़ी डाली, दूसरी तरफ नई ईंट बन के निकल रही है, नई लकड़ी की शतीरियां निकल के रही हैं। वो कैसे हो सकता है? हमारी बॉडी में है एक चीज, ऑटोफेजी। एक ऐसा प्रोसेस है जो डेड, बिल्कुल खराब चीज को दोबारा नई चीज में कन्वर्ट कर देता है। बट इसके ऊपर एक चीज है, आपको कम से कम 2 दिन प्लस फास्टिंग करनी पड़ती है ऑटोफेजी में एंटर करने के लिए। जो लोग चीनी या फिर मैदा या आटा खा रहे हैं, उनको 3 दिन लगते हैं ऑटोफेजी में एंटर करने के लिए। इसका एक तरीका है, हम ऑटोफेजी करवाते हैं, हम 99% लोगों को लंबी फास्टिंग तभी करवाते हैं, ऑटोफेजी सब कुछ रिपेयर कर देती है। जी, नारियल पानी पीने के क्या फायदे हैं? जी देखिए, नारियल पानी में एक पोटेशियम नाम का बहुत अच्छा मिनरल है, मगर मैं नारियल पानी नहीं पीता। उसके पीछे कारण है, उसमें एक और चीज भी है साथ में, फ्रक्टोस। अब फ्रक्टोस लिवर को तंग करती है और लिवर बेचारा पहले ही तंग है, तो मैं ऐसी चीज ढूंढता हूं जिसमें पोटेशियम हो। चुकंदर के पत्ते फ्री में मिल जाते हैं, नारियल पानी बहुत महंगा है, पोटेशियम चाहिए हमें, मिनरल्स चाहिए, हमें फ्रक्टोस नहीं चाहिए। तो मैं नारियल का पानी नहीं पीता, मगर नारियल का यूज जरूर करता हूं, मैं उससे दूध निकाल लेता हूं। लोग गॉल ब्लैडर की भी बात करते हैं, जब लीवर की बात करते हैं तो लोग गॉल ब्लैडर की भी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो वो गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं। तो क्या गॉल ब्लैडर निकलवाना सही होता है? जी देखिए, क्या है, लिवर एक लिक्विड बनाता है, बाइल, वो होता है लिक्विडी, काफी लिक्विडी। उसको थिक करने का काम है गॉल ब्लैडर का। तो मोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिगर शायद गलत हो। 100 ml लिवर ने गॉल ब्लैडर में बाइल डाला, बाइल ना उसको कंसंट्रेट कर रहा है उबाल के, वो 100 को शायद 10 ml तक कंसंट्रेट कर लेता है। अब आपने खाया खाना जिसमें फैट है, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और K2 है, इसको पचाने के लिए जब वो आंतड़ों में जाता है तो इसको स्क्वीज करती है बॉडी, और ये गॉल ब्लैडर बाइल मिक्स कर देता है उस फूड के साथ, ताकि वो पच जाए, उसमें चीजें टूट जाएं। और ये बाइल ग्रीस है आंतड़ों की, तो अगर बाइल कम है तो कॉन्स्टिपेशन है, बाइल कम है तो विटामिन ए, डी, ई और K2 की दिक्कत है, बाइल कम है, बालों में दिक्कत है, स्किन में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, कैल्शियम की दिक्कत है, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और K2 इन कामों में हेल्प करते हैं। जी, गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन में क्या अंतर होता है? जी देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन है कोलेस्ट्रॉल का, किडनी स्टोन ऑक्सलेट या कैल्शियम से होता है। ये तीनों अलग अलग मटेरियल्स हैं। अगर देखा जाए, किडनी स्टोन में डॉक्टर आपको क्या खाने से मना करता है? कई चीजें, या तो कैल्शियम वाली, या पालक, या टमाटर के बीज। गॉल ब्लैडर के चक्कर में आपको कुछ और मना किया जाता है। अब गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर की गलती नहीं है, लिवर की गलती है, निकाल दिया जाता है गॉल ब्लैडर को। लिवर ने बाइल बनाया, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, वहां पे जब वो गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेट हुआ, वो इकट्ठा होकर स्टोन बन गया। अगर आप फैट खाना शुरू कर दे, सौंफ की चाय पीनी शुरू कर दे, ऑलिव ऑयल लेना शुरू कर दे, आपका स्टोन खुद ब खुद धीरे धीरे मेल्ट होता है। मगर ये डॉक्टरी ओपिनियन नहीं है। अगर आपका दर्द ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से जरूर पूछे क्या करना चाहिए। क्या खराब किडनी भी ठीक हो सकती है? देखिए, ये विवादों वाला सब्जेक्ट है। अगर क्रेटिनिन बढ़ना शुरू हो गया है, पोटेशियम बढ़ना शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है कि किडनी बिल्कुल खराब हो गई है। बहुत से ऐसे केसेस हैं किडनी खुद को रिवर्स कर लेती है।
बट लोग इतना डर जाते हैं जब उनको क्रेटिनिन बढ़ने की खबर मिलती है, वो डर ही उनको मार देता है। जैसे हम बोलते हैं पंजाब में ऐसा कोई स्नेक या सांप नहीं है जो आपको डस के मार सकता है, मगर डसने के बाद आप डर से मर जाते हैं। ऐसे ही किडनी की बात सुनते ही लोग डर जाते हैं। अगर आपकी 3 स्टेज तक किडनी डैमेज नहीं हुई, आपको पोटेशियम लेना चाहिए, क्योंकि किडनी डैमेज ही इंसुलिन रेजिस्टेंस से हुई है। बट वो कहते हैं पोटेशियम बढ़ा हुआ है, इंटरसेलुलर नहीं बढ़ा है, ब्लड में बढ़ा है। इंटरसेलुलर पोटेशियम लो है, बट फिर भी मैं बोलता हूं जब भी ऐसी दिक्कत है आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। आजकल बॉडी डिटॉक्स का बहुत सारा चल रहा है, तो हम बॉडी कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं? जी देखिए, बात समझिए, ये तो वो बात हो गई कि मेरे घर ना सर्जन रहता है, क्योंकि मेरे घर सर्जन रहता है, पहले मैं अपने कट लगाऊंगा, फिर सर्जन को कहूंगा सर्जरी कर दे। अरे भाई, पहले गलत खाना क्यों है कि मुझे डिटॉक्स करना पड़े? अगर आपकी डाइट हर रोज डिटॉक्सिफाइंग डाइट है तो आपको डिटॉक्स स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। आप खाएं ही ऐसा जो आपको डिटॉक्स करके निकालना ना पड़े। तो गलत ना खाएं, पैक्ड फूड मत खाएं, प्रिजर्वेटिव मत खाएं, गलत तेल मत खाएं, आटा, मैदा, चीनी, गुड़ इसका सेवन मत करें। आप ऑलरेडी डिटॉक्स है। तो क्या होता है, जब आप ये चीजें छोड़ देते हैं, बॉडी 3 हफ्ते में अपने आप को खुद ब खुद डिटॉक्स कर लेती है, तो दोबारा डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, कहा जाता है कि सर्दियों के टाइम में हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, पहली बात तो सर्दी में होता क्या है, हाथ पैर ठंडे क्यों रहते हैं? क्योंकि बाहर ठंडी है, बॉडी ब्लड को ना अंदर की तरफ पुल कर लेती है। गर्मियों में देखना आपको यहाँ पे ब्लड फील होता है, क्योंकि बॉडी ब्लड बाहर निकाल रही है। सर्दियों में ब्लड अंदर पुल कर लिया। दूसरी चीज, सर्दियों में एक्शन मोशन बिल्कुल कम हो जाता है, हर कोई अंदर रजाई में बैठा चाय पी रहा है। तीसरी चीज, खाने में ना बहुत हाई फैट खाना शुरू कर देते हैं, वो भी किसके साथ? आटा, चीनी, पंजीरी बना के खा रहे हैं, अलसी की पिन्नियां बन रही हैं। अलसी बुरी नहीं है, बीच में चीनी और आटा डाल दिया, तो वो क्या है? लिपिड बढ़ाने वाला खाना है। आप देखिएगा, एक नॉर्मल इंसान लिपिड करवा के आइए, 2 हफ्ते उसको पंजीरी खिला के उसका लिपिड टेस्ट दोबारा करवाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हमने देखा है। तो क्या किया? लिपिड बढ़ा दिए, खून गाढ़ा हो गया, ऊपर से मोशन कम हो गया, बॉडी ने ब्लड खींच लिया हार्ट के नजदीक। तो हार्ट पे अब क्या पड़ रहा है? प्रेशर। तो अगर हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, बेचारे को अटैक आने के या हार्ट प्रॉब्लम्स, अरिथमिया होने के चांसेस बढ़ गए। जी, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी जो मैंने पहले बताया, सलाद खाना है भरपेट। क्यों? सलाद में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। नमक लेना है, सेंधा नमक। हार्ट क्या है? एक मसल है। ये देखिए मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स। जैसे हमारे कई बार नस चढ़ जाती है, हम उसे बोलते हैं कि हमारे पंजाबी में कड़ल बोलते हैं, सेम आपके हार्ट को नस चढ़ जाती है, जिसको हार्ट अटैक बोला जाता है। अगर हार्ट को समझे, वो है तो एक मसल, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही कर रहा है। तो अगर उसके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम है, उसको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो लोग डाइट में पोटेशियम नहीं लेते, सोडियम बहुत हाई लेते हैं। तो मैं बोलता हूं सेंधा नमक लीजिए, चुकंदर के पत्ते, एवोकाडो या पोटेशियम सिट्रेट लीजिए, आपका हार्ट रिलैक्स रहेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम कहां पे है? हर लीफी ग्रीन वाली सब्जी में, जिसको हम बोलते हैं सलाद में। तो ये सब कुछ आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा। जी, आजकल तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, तो क्यों नहीं लेने चाहिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स? देखिए, पहली चीज डेयरी दूषित है, उसमें बहुत ज्यादा यूरिया, ग्लाइफोसेट, ऑक्सीटोसिन आ रहा है। दूसरे नंबर पे आजकल सिंथेटिक मिल्क आ रहा है। ज्यादातर महानगरों में पनीर, सोया को पनीर कह के बेच दिया जाता है, तो डेयरी प्रोडक्ट है ही नहीं है, वो सोया का प्रोडक्ट है, टोफू। और उसके बाद डेयरी में ना प्रिजर्वेटिव बहुत डाला जाता है। किसान से जब दूध लेके जाते हैं, उसमें गोली डाल देते हैं ताकि वो फटे ना दूध, वो क्या है? प्रिजर्वेटिव। तो किसान से हमारे तक आने में उसको 5 से 10 दिन लग गए, तब तक तो दूध वैसे ही खराब हो जाता है। तो ठंडा रख के नहीं किया जाता है, उसमें चीजें डाली जाती हैं, और फिर उसमें इतना हार्मोन है आरबीएसटी और ऑक्सीटोसिन, जो कि जहरीला है। और दूध ज्यादातर भैंस का है, गाय का नहीं है, A2 गाय का नहीं है, तो वो दूध वैसे ही कैंसरस है। और जो A2 गाय का दूध बोल के बेचा जा रहा है, वो एक्चुअल में फिर हार्मोन से भरपूर है। तो हमारा रूल है, जैसे अच्छी साइंस को बोलेंगे, दूध हमें नहीं पीना चाहिए, वो जेनेटिकली हमारे लिए नहीं बना है। अच्छा, हमें 80-90 साल तक स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी सिंपल सी बात है, जैसे हम अपनी गाड़ी को रखते हैं ना, अगर आप अपनी बॉडी को वैसे रखने लग जाएं तो हम 80-90 साल जी लेंगे। हम अपनी गाड़ी में कभी भी पेट्रोल में डीजल डलवाते हैं? नहीं। कोयला डालते हैं? नहीं। क्यों? हमने उसको ऐसे रखा हुआ है, उसको बहुत जिंदगी चलाना है, हम उसका ध्यान रखते हैं। गंदी होती है उसको ध्यान रखते हैं, उसमें कोई उल्टा सीधा फ्यूल नहीं डालते, जब फ्यूल की जरूरत है तब डालते हैं। इस शरीर को जिसको वैसे रखना चाहिए गाड़ी की तरह, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन भी खा, कार्बोहाइड्रेट भी खा, फैट भी खा, समोसा भी खा, पिन्नी भी खा, है ना, कचौरी भी खा, जो चीज नहीं फूड वो भी खा, और जब भूख नहीं भी तब भी खा। तो बेचारी बॉडी खराब है।
तो सिंपल सा रूल है, नियमित फास्टिंग कीजिए। जो चीज़ फूड की परिभाषा पे नहीं पूरी तरह वो है ना, वो नहीं हो रही है, फिट नहीं हो रही है, उसको छोड़ दीजिए। कम खाएं, जब भूख है तब खाएं और फास्टिंग करें, सिंपल। जी रविंदर सेन जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज दी हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।